दोस्तों, एक 27 साल की बहुत ही खूबसूरत महिला को उसके पति ने सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया था, सिर्फ इसलिए त्याग दिया था कि उस महिला की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन आज तक वो महिला मां नहीं बन पाई थी। उस महिला को बांझ कह करके उसके पति ने, उसके ससुराल वालों ने अपने घर से धक्के मार करके भगा दिया था। लेकिन तभी उस महिला की मुलाकात एक ऐसे नौजवान से होती है, एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसके ऊपर लगे हुए इस बांझ के कलंक को मिटा देता है। उस व्यक्ति से मिलने के 1 साल के अंदर ही उस महिला के आंगन में 2-2 जुड़वा बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगती है। उसके घर में खुशियों की बहार आ जाती है। लेकिन ये खुशी जब उसके पुराने पति को पता चलती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि इस महिला को त्यागने के बाद, इस महिला को तलाक देने के बाद उसने दोबारा शादी किया था और शादी के काफ़ी दिन होने के बाद भी उस महिला से भी कोई संतान उसको प्राप्त नहीं हुआ था। और जब ये सारी चीज़ें वो जानता है, वो सुनता है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन उसके बाद जो होता है, इसे जब आप सुनेंगे तो आप भी काफ़ी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आप भी इस तरह के पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित करने वाले व्यक्तियों के बारे में जान करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत ही सोचने वाली कहानी है। एक पति पत्नी के रिश्तों को चरितार्थ करती हुई एक काफ़ी इमोशनल कहानी है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। कहानी को शुरू करूं उससे पहले मेरा आप लोगों से एक ही विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। दोस्तों, बिहार के सासाराम जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम अभय सिंह था। अभय सिंह की शादी बगल के गांव की रहने वाली ममता नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ होता है। ममता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसे देख करके अभय सिंह फूलों नहीं समाता था। वो ममता को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। ममता से कहता था कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत पत्नी को पा करके मेरी ज़िंदगी धन्य हो गई। ममता जब उसकी ये बातें सुनती थी तो शर्मा जाती थी, क्योंकि ममता भी अभय से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा लगाव था और इस तरह से दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे तरीके से कट रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है, 1 साल बीतता है, इनके शादी को 2 साल बीत जाता है। उसके बाद जो अभय के माता पिता थे, अभय से और ममता से कहते हैं कि अब तुम्हारे शादी को 2 साल हो चुका है, हम लोग बूढ़े बूढ़ी को भी नाती पोते की ज़रूरत है और तुम लोग नाती पोते का प्लानिंग क्यों नहीं करते हो। अभय से भी कहते हैं, ममता से भी कहते हैं। ये दोनों शर्मा जाते हैं और शर्मा करके इधर उधर चले जाते हैं। इन सारी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। इनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे तरीके से, दोनों पति पत्नी की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से कट रही थी। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करते थे, चाहते थे। लेकिन इस तरह से बार बार जब उसके माता पिता उनसे ये सारी बातें कहते हैं तो धीरे धीरे अभय के भी दिमाग में ये सारी चीज़ें चढ़ने लगती है और वो भी सोचने लगता है कि हाँ, हमारी शादी को तो 2 साल हो चुका है, लेकिन आज तक हमारे घर में क्यों नहीं कोई बच्चा पैदा हुआ है। और उसके बाद वो भी अपनी पत्नी ममता से कहने लगता है कि अब शादी के 2 साल हो गए हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं, क्या कमी है हम लोगों के बीच में। तुम भी कहीं न जाती हो, अपने गांव अगर जाती हो तो वहां जा कर के चेकअप वगैरह करवाओ। और इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगता है। ममता जब भी अपने गांव जाती है तो वहां पर जा कर के अपनी माँ को लेकर के और हॉस्पिटल में जाती है, अपना चेकअप करवाती है। तो डॉक्टर से यही कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई भी कमी नहीं है, तुम बिल्कुल माँ बनने के लायक हो, कोई भी परेशानी नहीं। वो अपने गाँव से जब ससुराल वापस आती है तो अभय से बताती है कि मैं जब गाँव गई थी तो माँ को लेकर के मैं हॉस्पिटल गई थी, वहाँ सारी चेकअप मैंने करवाया है। तो डॉक्टर से यही कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप माँ बनने के लायक हैं। और जब अभय से ये सारी चीज़ें बताती है तो अभय कहता है चलो ठीक है। और इस तरह से काफ़ी समय बीतने लग जाता है। उनके शादी को 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत जाते हैं। और जब भी ममता चेकअप कराती है तो उसका रिपोर्ट बिल्कुल पॉजिटिव आता है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। तब एक दिन वो अभय से कहती है कि एक बार आप भी अपना चेकअप करा लीजिए, क्योंकि मुझे तो बार बार डॉक्टर से ही कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल माँ बनने के लायक हैं, आप एक बार चेक करा लीजिए, कहीं आपके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। अभय जब ममता की ये बातें सुनता है तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है और उसके बाद उसने ममता को काफ़ी भला बुरा बोलता है, काफ़ी गालियाँ देता है और कहता है तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो, हमारे अंदर कौन सी कमी है, मेरे अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हारे अंदर ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। और इस तरह से उस दिन उसे काफ़ी डांटता है। और कई बार जब 1-2 दिन के बाद फिर
ममता उससे यही बात कहती है तो उस दिन जो अभय काफ़ी उसको पिटाई लगा देता है, काफ़ी मारपीट देता है और ममता बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और बैठ के रोती रहती है। इसके बाद अभय अपने माता पिता से बताता है कि ये ऐसी ऐसी बातें कह रही है। ये कह रही है कि मैं जब गांव गई थी तो मैंने अपना चेकअप कराया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके अंदर कोई परेशानी नहीं है और ये कह रही है कि आपके अंदर कोई दिक्कत है, आप अपना चेकअप करवाइए। ये सारी बातें जब वो कहता है तो उसके माता पिता भी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि औरतों के अंदर ही कमी होती है, मर्दों के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरे बेटे के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल स्वस्थ है। तेरे अंदर ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तू एक बांझ है, तेरा बच्चा कभी भी पैदा नहीं हो सकता है। तू वहाँ जा कर के झूठी रिपोर्ट बनवा करके आ जाती है और हम लोग को दिखाने के लिए, और यहाँ आकर के तू ऐसी ऐसी बातें करती है। तू बांझ है और तेरे बच्चे कभी भी नहीं हो सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें जब ममता को बोला जाता है तो ममता वहाँ पर बैठ कर के फूट फूट करके रोने लगती है और सोचने लगती है कि आखिर अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर ये एक बार जा कर के अपना चेकअप करा लेते तो क्या दिक्कत होता, लेकिन कोई भी इस सारी चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद से ममता को उस घर में रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं और एक दिन ममता को धक्के मार करके और उसे वहाँ से अपने घर से निकाल दिया जाता है। ममता अपने मैके आ जाती है, अपने माता पिता के पास आ जाती है और वहाँ पर कुछ दिन रहती है। फिर उसके माता पिता उसके ससुराल वालों से, उसके पति से बात करते हैं और कहते हैं कि इस तरह से नहीं किया जाता है। बच्चे तो भगवान देने वाले हैं, जिस दिन उनको देना होगा वो दे देंगे। आप लोग इस तरह से मेरे बेटी के साथ बुरा व्यवहार मत करिए। काफ़ी मान मनौवत होता है, उस गांव के सरपंच वगैरह से सारी बातें वगैरह होती है। एक मीटिंग होती है और फिर मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि नहीं, लड़की को वापस ले करके आना है। और फिर उसके माता पिता ममता को ले जा करके उसके ससुराल छोड़ देते हैं। वहाँ पर ममता फिर से रहने लग जाती है। घर परिवार में काफ़ी अच्छे से अपने सास ससुर वगैरह का सेवा करती है, अपने पति से काफ़ी बातें करती है और इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लग जाता है। उनके शादी को 7 साल बीत जाते हैं, लेकिन इस 7 साल के बीच में ममता को बहुत ही टॉर्चर किया जाता है। अब उसका पति भी उससे ठीक से ढंग से बात नहीं करता है, उसके साथ कभी भी एक साथ सोने के लिए नहीं आता है। उसका पति दूसरी लड़कियों के चक्कर में पड़ने लग जाता है, दूसरी महिलाओं के साथ जा कर के अपनी रातें गुजारने लग जाता है। ये सारी चीज़ें ममता को पता चलती है, लेकिन ममता कुछ भी नहीं कर पाती है। सब कुछ जानने के बावजूद वो काफ़ी दुखी रहती है और सोचने लगती है कि कैसे मेरी ज़िंदगी कटेगी। मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल बर्बाद हो गई है, अब मैं कैसे अपनी पूरी जीवन को काटूंगी। और यही सोच सोच करके वो रोती रहती है, कभी कभी अपने माता पिता को फ़ोन करके और कहती है कि देखिए ऐसा ऐसा चीज़ यहाँ पर चल रहा है। मेरा पति तो जब से दोबारा से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से वो हमारे पास आता ही नहीं है। वो इधर उधर दूसरी लड़कियाँ और दूसरी महिलाओं के चक्कर में रहता है, रात रात भर वो बाहर रहता है। और अब मेरे क्या कर सकती हूँ मैं, अब तो कोई चारा ही नहीं है कि हमारे कोख में हमारा कोई बच्चा पैदा होगा। और ये कह करके ममता खूब रोती रहती है। उसके माता पिता उसे खूब समझाते हैं और कहते हैं बेटी अपने पति को समझाओ, किसी भी तरह से उसे रास्ते पर लेकर के आओ। अब तुम ही जो कर सकती हो, बाकी और हम लोग क्या कर सकते हैं। एक दिन जब उसका पति रात को घर वापस आता है तो ममता उसको अपने पास बुलाती है और उसके जब वो नज़दीक नहीं आता है तो उसके पास जाती है और कहती है कि देखिए इस तरह से अगर आप हमसे दूर दूर रहेंगे तो हमारे घर में कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। आप दूसरे लड़कियों और दूसरी महिलाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, इस तरह से ज़िंदगी कैसे कटेगी। वो काफ़ी समझाती है और समझाने के बाद कहती है कि एक बार अपना चेकअप क्यों नहीं करा लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कम से कम एक बार पता तो चल जाएगा। जब ऐसे ही वो बात कहती है तो उसका पति अभय फिर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, उसको काफ़ी मारने पीटने लग जाता है। इतना उसको मारता है कि उसको सिर वगैरह में, उसके शरीर में काफ़ी चोटें लग जाती हैं, उसके शरीर से खून बहने लग जाता है और ममता वहीं पर गिर करके बेहोश हो जाती है। अभय फिर वहाँ से चला जाता है और उस 24-25 घंटे तक फिर घर में वापस नहीं आता है। ममता जब होश में आती है तो उसके बाद बैठ करके फूट फूट करके रोती है और सोचती है कि अब क्या किया जाए। उसके बाद जब अभय दोबारा घर आता है तो अपने माता पिता से कहता है कि अब मैं इसको अपने घर में नहीं रखने वाला हूँ। ये मेरे ऊपर लांछन लगाती है और ये कहती है कि तुम मर्द नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कमी है, इसलिए मैं अब इसको अपने साथ नहीं रख सकता हूँ। अब मैं दूसरी शादी करूँगा
अब इसे मैं तलाक दूंगा। और ये सारी बातें कहने के बाद जो अभय था, उसके माता पिता और अभय, ये सारे लोग मिल करके और ममता को अपने घर से निकाल करके भगा देते हैं, उसे घर से बाहर कर देते हैं। ममता रोती रहती है, चीखती रहती है और कहती रहती है कि देखिए, इस तरह से आप लोग मुझे मत भगाइए, मुझे घर में रहने दीजिए, मैं कहाँ जाऊँगी, किसके पास जाऊँगी। लेकिन कोई भी उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद ममता अपने मैके चली जाती है, अपने माता पिता के पास चली जाती है, अपने माता पिता से सारी कहानी बताती है और खूब फूट फूट करके रोती है। उसके माँ बाप कहते हैं कोई बात नहीं बेटी, तुम हमारे पास रहो, क्या कर सकते हैं। और उसके कुछ ही दिनों के बाद, 3-4 दिनों के अंदर ही उसका जो पति था उसे तलाक की नोटिस भिजवा देता है। कुछ दिनों के बाद पति पत्नी के बीच में तलाक हो जाता है। तलाक में एल्यूमनी मनी के तौर पर कुछ पैसे ममता को दिया जाता है और उस पैसे को लेकर के वो अपने माता पिता के साथ रहने लग जाती है और उन पैसों से अपने माता पिता का दवा वगैरह का और अपना खर्चा बर्चा चलाने लगती है। क्योंकि उसका एक भाई भी था जो अपनी पत्नी को लेकर के दूसरे शहर में रहता था, वो अपने माता पिता का ख्याल नहीं करता था। अब उसके माता पिता भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उनका भी जो दवा वगैरह का खर्चा ममता ही किसी भी तरह से करती थी। जो भी उसे पैसे मिले थे एल्यूमनी मनी के तौर पर, उससे अपने माता पिता का देखभाल करती थी और अपने खाने पीने का खर्चा वगैरह करती थी। लेकिन धीरे धीरे अब उसे पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी थी। अब वो इधर उधर कहीं न कहीं नौकरी ढूंढने लगी थी। तभी उसे पता चलता है कि बगल के गांव में एक प्राइमरी स्कूल है और उस प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील बनाने के लिए एक महिला की ज़रूरत है। वो वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ जाने के बाद उसे वो नौकरी मिल जाती है और वो मिड डे मील बनाने लग जाती है, वहाँ काम करने लग जाती है। उस स्कूल का एक टीचर था जो कि उसका एक दोस्त था जो इंडियन आर्मी में नौकरी करता था। वो उसी गांव का रहने वाला था। जब भी वो छुट्टियों में आता था तो अपने दोस्त से मिलने के लिए उस स्कूल में आता था, क्योंकि दोनों एक ही गांव के थे, दोनों जिगरी दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे। जब भी वो छुट्टियों में 1-2 महीने के लिए आता था तो अपने दोस्त के साथ ही 1-2 घंटे हर दिन बैठा करता था, उसके साथ हंसी मजाक किया करता था। एक दिन वो छुट्टियों में आया हुआ था और उस स्कूल में पहुंचता है, अपने दोस्त के पास जा कर के बातें कर रहा था। तभी उसकी नज़र ममता की तरफ जाती है। ममता वहाँ पर मिड डे मील बना रही थी, उसका ध्यान इधर उधर नहीं था, वो खाना बनाने में लगी हुई थी। और वो लड़का जिसका नाम रमेश था, रमेश जब उस महिला को देखता है, ममता को देखता है, तो अपने दोस्त से कहता है कि ये कौन है। तभी उसका दोस्त उसको बताता है कि ये बगल के गांव की रहने वाली है, इसके पति ने इसको तलाक दे दिया है और यहीं पर ये मिड डे मील वगैरह बनाती है और इसी तरह से अपना किसी भी तरह से गुजारा करती है। ममता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उस फौजी की भी एक कहानी थी। फौजी की शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी के बाद जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई थी तो प्रेगनेंसी के दौरान ही जब बच्चा पैदा हो रहा था, उसी टाइम उसकी पत्नी का देहांत हो गया था और तब से ये फौजी ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को काट रहा था। जब ममता से उसकी मुलाकात होती है, ममता को वो देखता है और ममता के बारे में जब जानता है तो कहीं ना कहीं वो ममता की तरफ आकर्षित होने लगता है, क्योंकि ममता थी भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत और ममता किसी और से आलतू फालतू बातें नहीं करती थी। ममता का व्यवहार उसे काफ़ी अच्छा लगता है और फिर एक दिन वो ममता से बातें करने लग जाता है, ममता से उसके बारे में पूछने लगता है और ममता कहती है कि जाने दीजिए, मेरी बातों से आपको क्या लेना देना है, मेरी ज़िंदगी में क्या घटी है, उन सारी चीज़ों को मुझे बताने की इच्छा नहीं है, मैं उन सारी चीज़ों को याद नहीं करना चाहती हूँ, जाने दीजिए। लेकिन इस तरह से इन दोनों के बीच में काफ़ी आकर्षण बढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे के बिना अब रह नहीं पाते हैं। जब भी ममता जब इसको देखा करती है तो ममता को भी ऐसा लग रहा था कि इससे हमारा जो रिश्ता है आज का नहीं पुराना रिश्ता है। और जब ये रमेश भी उसको देखा करता है तो रमेश भी उसे काफ़ी प्यार करता है। रमेश भी उसे महसूस करने लगता है कि ये शायद हमारे लिए ही बनी है। दोनों एक दूसरे की तरफ काफ़ी आकर्षित होने लगते हैं। तभी एक दिन रमेश ममता से कह देता है कि देखिए, मुझे आपके बारे में कुछ पता चला है कि आपके पति ने आपको तलाक दे दिया है, आपकी ज़िंदगी ऐसे ही कट रही है, आप इस तरह से मिड डे मील वगैरह बना करके अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रही हैं। मेरी भी कुछ आपके जैसे ही कहानी है, मेरी भी पत्नी का देहांत हो गया है। अगर आप चाहें तो हम दोनों मिल करके अपनी जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। मुझे आप काफ़ी अच्छी लगती हैं, आपका व्यवहार मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आप चाहेंगी तो मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। ममता जैसे ही रमेश की ये बातें सुनती है, रमेश की ये बातें सुनने के बाद ममता की आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाता है। वो फूट फूट करके रोने लगती है और कहती है, जाने दीजिए, मेरी कहानी आपको पता नहीं है। मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन मैंने बच्चे पैदा नहीं कर पाई। शायद मेरे अंदर कोई कमी है। मैं हो सकता है
कि मैं बच्चा पैदा करने लायक नहीं हूँ, और कल के दिन जब आपके साथ भी ये होगा तो फिर आप मुझे छोड़ देंगे, तो ज़िंदगी इधर उधर बर्बाद हो जाएगी। अच्छी है, जो भी हुआ मेरे जीवन के साथ मैं सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ और अपनी ज़िंदगी को जैसे काट रही हूँ वैसे ही कटने दीजिए। रमेश उसकी तरफ देखता है और कहता है कि आपको इस तरह से जिसने छोड़ा है वो एक पापी आदमी होगा, वो इंसान के नाम पर एक कलंक है जो सिर्फ बच्चे के लिए आपसे प्यार कर रहा था। मुझे बच्चा हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। मैं कभी भी अपने जीवन में आपको इस तरह का ताने नहीं दूंगा कि आपका बच्चा नहीं हो रहा है, आप माँ नहीं बन पा रही हो, ये मेरा वादा है। और अगर मैं कभी भी ऐसी बातें आपको करूँगा तो आप इस चीज़ को कुछ भी कर सकती हैं। जब ममता उसकी ये बातें सुनती है तो ममता की आंखों से फिर से आंसू बहने लग जाता है और वो उससे कहती है कि देखिए, मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए, मुझे अपने माँ बाप से बात करने दीजिए। मेरे माँ बाप क्या कहते हैं, अगर उनको ये चीज़ें पसंद होगी तो मैं आपसे शादी कर लूँगी, लेकिन अगर मेरे माँ बाप मना कर देंगे तो मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊँगी। वो अगले दिन जब अपने घर जाती है, अपने माता पिता से सारी बातें बताती है। उसके माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो सोचते हैं कि अब एक फ़ौजी से अच्छा कौन मिल सकता है। जब उस फ़ौजी के बारे में पता करते हैं सारी चीज़ें, जब उसके माँ बाप, तो पता चलता है कि फ़ौजी बहुत ही नेक विचारों का लड़का है, कोई नशा वगैरह नहीं करता है, और जो उसने बताया था कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया था वो बिल्कुल रियल था, बिल्कुल सच्चा था। जब ये सारी चीज़ें उसके माँ बाप पता कर लेते हैं तो फिर अपनी बेटी ममता से कहते हैं कि बेटी, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, हमने सारी चीज़ें पता कर लिया है। उस स्कूल का एक टीचर है जो तुम्हारे स्कूल में जहाँ पर तुम मिड डे मील बनाती हो, उसमें जो एक टीचर है उसका बचपन का दोस्त है, वो बचपन से ही उसको जानता है, बहुत ही नेक दिलों का लड़का है। उसके साथ अगर तुम शादी कर लोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से कट जाएगी। ममता जब ये बातें सुन लेती है तो ममता के भी दिल में काफ़ी हलचल सा मचने लग जाता है। अब वो भी सोचती हैं कि मैंने उस व्यक्ति के साथ कुछ गलत बातें किया है, शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो देखती है कि वहाँ पर अपने दोस्त के साथ रमेश बैठा हुआ था, और रमेश शायद उसी के आने का इंतज़ार कर रहा था। रमेश बहुत ही ज़्यादा बेचैन था। जैसे ही ममता स्कूल के अंदर घुसती है, रमेश तुरंत अपने चेयर से खड़ा हो जाता है, तुरंत ममता के नज़दीक आता है और कहता है कि क्या आप लोगों ने अपने माता पिता से क्या आपने बात किया, क्या आपके माता पिता ने कहा कि आप मुझसे शादी करेंगी? तभी जो ममता थी, ममता की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और ममता तुरंत रमेश के गले लग जाती है और कहती है, हाँ मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक वादा करिए कि अब आप जीवन में कभी भी, अगर मैं माँ नहीं बनूँगी तो कभी भी इस तरह के कोई आप ताने नहीं देंगे और इसके वजह से आप मुझे कभी तलाक नहीं देंगे। यहाँ पर सारे लोग, जितने भी टीचर्स वगैरह हैं, सब लोग ये बातें सुन रहे हैं, सबके सामने आप ये वादा करिए। तभी रमेश कहता है कि यहाँ पर ये मेरा दोस्त है, टीचर है, यहाँ के प्रिंसिपल हैं, यहाँ पर इतने लोग हैं, सारे बच्चे हैं, सबके सामने मैं वादा कर रहा हूँ कि कभी भी आपको जीवन में इस तरह का ताना नहीं मारूंगा कि आपको बच्चा क्यों नहीं हुआ। मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं सोचता हूँ और मैं समझता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि आप जीवन भर मेरी जीवन संगिनी बन करके रहें, मुझे बच्चे की कोई दरकार नहीं है। ये सारी बातें जब वो कहता है तो ममता के भी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वहाँ बहुत सारे जो लोग थे सबकी आंखें नम हो जाती है, हर व्यक्ति तालियां बजाने लगता है और उसके बाद ममता तैयार हो जाती है। कुछ दिनों के बाद ममता के माता पिता और जो रमेश के माता पिता थे, सारे लोग मिलते हैं और उसके बाद एक दिन तय कर लिया जाता है पंडित जी से, दिन और मुहूर्त तय करके। और उसी छुट्टियों के दौरान, वो 2 महीने की छुट्टी आया था, उसी की छुट्टी के दौरान ममता और रमेश की शादी काफ़ी धूमधाम से हो जाती है। शादी होने के बाद ममता को लेकर के रमेश उस समय पर अम्बाला में पोस्टेड था, वो अम्बाला लेकर के और ममता को चला जाता है। वहीं पर सरकारी फौजी क्वार्टर्स में ममता को रखने लग जाता है। ममता के साथ बहुत ही खुशीपूर्वक अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करने लग जाता है। शादी के 1 साल के अंदर ही ममता और रमेश को भगवान ने इतनी बड़ी खुशियाँ दिया। जिस चीज़ के लिए ममता डर रही थी, जिसके लिए वो वादे करवा रही थी, वो सारी चीज़ें उलट हो चुकी थी। भगवान ने उनकी पूरी झोली खुशियों से भर दिया था। शादी के 1 साल के अंदर ही रमेश और ममता दोनों माता पिता बनने वाले थे। जब ममता का चेकअप होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके पेट में ट्विंस बच्चे हैं। जब ये बातें ममता सुनती है तो बिल्कुल उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है।
वो भाग करके रमेश के गले लग जाती है और कहती है कि आपने तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही संवार दिया। और कुछ ही दिनों के बाद जब दोनों बच्चों का जन्म होता है, उनका आंगन किलकारियों से गूंज उठता है, तो फिर पति पत्नी खुशी से झूमने लग जाते हैं। ये सारा समाचार जब ममता के माता पिता को और रमेश के माता पिता को पता चलता है, रमेश की भी ज़िंदगी काफ़ी बदतर हो चुकी थी क्योंकि उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उसके भी माता पिता चाहते थे कि रमेश की ज़िंदगी बच जाए और ममता का भी कुछ यही हाल था। जब दोनों के माता पिता को पता चलता है तो हर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। हर व्यक्ति, जो भी रमेश के माता पिता थे और ममता के माता पिता, सभी लोग अम्बाला पहुंचते हैं। अम्बाला में जाकर के खूब जश्न होता है और बच्चों का जन्म होने के बाद काफ़ी एक बड़ा फंक्शन होता है। वहाँ पर हर व्यक्ति काफ़ी खुश होता है। और धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद जब यह समाचार जो ममता के पुराने पति को मिलता है, पुराने पति को पता चलता है, तो उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बिल्कुल दुखी हो जाता है क्योंकि उसने ममता को छोड़ करके जिस दूसरी लड़की से शादी किया था, उसके भी आज तक कोई बच्चे नहीं हुए थे। और उस लड़की को भी पता चल चुका था कि जो मेरा पति है इसके अंदर कमी है और शायद वो भी अब उस अपने पति को छोड़ने वाली थी। ये सारी चीज़ें जब उस व्यक्ति के साथ होता है तो उसके तो ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। और इधर ममता और रमेश की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है। समय खूब अच्छे तरीके से बीत रहा था। अब धीरे धीरे समय बीत चुका है और जो ममता और रमेश के बच्चे धीरे धीरे बड़े हो चुके हैं, वो स्कूल जा रहे हैं और इनकी खुशियों, इनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो दोस्तों, यह है कहानी, एक प्यारी सी कहानी थी जिसे मैं आपको सुनाना उचित समझ रहा था। एक पति पत्नी के प्यार के एक रिश्ते की कहानी है, जहाँ पर इस कहानी के द्वारा यही बताने की कोशिश की गई है कि कमी किसी के अंदर हो सकती है। सिर्फ पति को इस तरह से ताने मार करके कि सिर्फ पत्नी को ये ना कहा जाए कि पत्नी के अंदर ही कमी हो सकती है, कमी पति के अंदर भी हो सकती है। इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है, कई सालों तक अगर संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो जितना पत्नी के अंदर कमी हो सकती है उतना पति के अंदर भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए दोनों को मिल करके अपना चेकअप कराना चाहिए और जो भी ज़रूरत हो उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। सिर्फ पत्नी को इसका गुनहगार साबित करने की कोशिश न किया जाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।